लास्ट एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे यूएस के पास इनफाइनाइट डॉलर है, कैसे यूएस ने एक इनफाइनाइट डेट साइकिल बनाया, फिर उसी बोरोड मनी से अपना इन्फ्लुएंस कायम किया बाय बाइंग गुड्स इन अ मैसिव वॉल्यूम फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द कंट्रीज, and also by setting up its military bases and giving military umbrella to its ally and many other countries, making them dependent on the US. फिर हमने देखा कि कैसे उस इनफाइनाइट डेट साइकिल में अब क्रैक्स विजिबल हो गए एंड प्रेसिडेंट ट्रंप really understands those cracks and I think he has the intention to fix those cracks, fix the US debt problem. आज के एपिसोड में हम ट्रंप के डिफरेंट स्टेप्स को डेट रिपेमेंट से कनेक्ट करके देखने की कोशिश करेंगे एंड देन यू विल सी कि हाउ हिज मैड स्टेप्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस. एपिसोड 2 में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में अभी तक 52 कंट्रीज का डेट टू जीडीपी 130% को क्रॉस किया था, जिसमें से 51 ने इधर पेमेंट डिफॉल्ट किया है या फिर डेट को रिस्ट्रक्चर किया है या फिर डेट को इन्फ्लेट अवे किया है. डेट को रिस्ट्रक्चर किया है मतलब क्या? अगर सपोज मैं एक बोरोअर हूं और बैंक ने मुझे लोन दिया है, किसी वजह से मैं अगर लोन रिपे नहीं कर पाता हूं या फिर उस सिचुएशन में नहीं होता हूं तो बैंक मेरे साथ एक सेटलमेंट करने की कोशिश करती है कि भाई चलो इस बंदे का इंटरेस्ट रेट कम कर देता हूं, एटलीस्ट कुछ तो पैसा आएगा, या फिर सपोज पेमेंट विंडो बढ़ा देता हूं, उससे भी कुछ तो पैसा आएगा. तो इस टाइप से डेट को रिस्ट्रक्चर किया जाता है. और इन्फ्लेटिंग अवे मतलब क्या? सी, इन्फ्लेशन एक्चुअली हेल्प्स टू रिपे द डेट, क्योंकि इन्फ्लेशन से करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है. सपोज आपने मार्केट से 5,000 रुपए का INR डेट उठाया और आपके पास से कुछ गोल्ड पड़ा हुआ था, तो अगर इन्फ्लेशन होता या फिर रुपी टूटती है तो आपके पास जो एसेट है उसकी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन जो आपका डेट है उसका नॉमिनल वैल्यू तो वही रहेगा, 5,000 INR. आपके पास एसेट नहीं भी है तब भी अगर इन्फ्लेशन है और आप एक्टिवली अर्न कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी अर्निंग्स भी बढ़ गई. सो वो जो डेट का अमाउंट है 5,000 रुपए, वो आपको छोटा लगने लगेगा. सो इससे आपको वो डेट रीपे करने में आसानी होगी. दुनिया के सारे बड़े एम्पायर्स इंक्लूडिंग द रीसेंट एम्पायर्स विच इज द ब्रिटिश एम्पायर, उसने भी अपने डेट को इन्फ्लेट अवे किया. US being the 52nd country ever to cross 130% debt to GDP will either take one of these 3 steps or it will try to repay the debt or it will improve its GDP. That's certain, right? These are the only few steps that US can take. अब डेट रीपे करने के लिए खर्चा तो कम करना पड़ेगा, लेकिन डोज तो इधर फेल हो गया. तो क्या खर्चा कम नहीं होने वाला है? क्या डेट रिपेमेंट नहीं होगा? Well, if you notice, Trump has started doing security threatening. Trump is no more interested to defend Ukraine or Taiwan. इवन ताइवान के बारे में तो ट्रंप बोल रहा है कि अगर ताइवान को अपने से सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए तो ताइवान नीड्स टू पे अस इंश्योरेंस. व्हाई इज ही डूइंग दिस? व्हाई इज ही टेकिंग दिस पोस्चर? अगर आप नोटिस करते हो तो इसी के बाद से नेटो कंट्रीज, आई मीन नॉन यूएस नेटो कंट्रीज, हैव एग्रीड टू इंक्रीज देयर डिफेंस स्पेंडिंग फ्रॉम करेंट 2% ऑफ देयर जीडीपी to 5% of their GDP. That's a big jump from 2% to 5%. और यूएस ने इससे एक तीर दो निशाने लगाए. एक तो ये हो गया कि यूएस का खुद का डिफेंस का खर्चा कम हो गया क्योंकि नेटो मेंबर्स वो डिफेंस का खर्चा उठा रहे हैं. और दूसरी चीज, नेटो मेंबर्स डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते किससे हैं? यूएस से. सो यूएस का जो डिफेंस इंडस्ट्री है दैट विल बूम, यूएस का एक्सपोर्ट बूम करेगा, ओवरऑल यूएस के जीडीपी में इंपैक्ट आएगा. And that posture of not being with the allies, not trying to defend the allies, अपना military bases कम करना, military presence कम करना, is very similar to that company जो कि financially struggle कर रही है and now wants to close its unoperative branches. अपना empire थोड़ा सा shrink करके अगर वो company अपने आप को बचा पाती है then the company will do this thing. US is trying to do that thing. इवन जो डेफिसिट के ऊपर बेस करके टैरिफ लगाया गया वो भी रैंडम नहीं है. देखो, किसी कंट्री के साथ अगर यूएस का डेफिसिट ज्यादा होता है मतलब आगे वाली कंट्री का सरप्लस ज्यादा है यूएस के ऊपर, मतलब आगे वाली कंट्री यूएस के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा है, मतलब यूएस उसके ऊपर उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकती है. दैट्स व्हाई उनके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया था, रेसिप्रोकल टैरिफ. और प्रेशर क्यों देना है?
प्रेशर देना है सो दैट एक यूएस सेंट्रिक डील साइन किया जा सके, एक ऐसा डील जो कि यूएस के जीडीपी को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यूरोप हो गया या जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, व्हाट दे आर डूइंग, they are saying that we are going to make investments in USA, billions of hundreds of billions of dollars of investment in the USA। वो पैसा जो जापान और कोरिया और ईयू अपने सिटीजन्स के ऊपर खर्च कर सकता था, अपने कंपनीज के ऊपर खर्च कर सकता था, अपने जीडीपी को इंप्रूव करने के लिए खर्च कर सकता था, वो अब ये लोग आके यूएस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, यूएस के जीडीपी को हेल्प करेंगे। Yes, US is bullying, it's behaving like an extortionist, like a mafia, but it is required to repay the debt, it is required to get the money to save its empire. Canada is a very resource rich country. दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है कनाडा आफ्टर वेनेजुएला एंड सऊदी अरेबिया। इट इज ऑल्सो द टॉप यूरेनियम रिजर्व इन द वर्ल्ड। और भी बहुत सारे मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा हुआ है अपना कनाडा। और इतने सारे रिसोर्सेस मतलब क्या? बहुत सारे एसेट्स। तो अगर कनाडा 51st स्टेट बन जाता है देन यूएस इज गोइंग टू हैव ऑल दोज एसेट्स टू सर्व इट्स डेट टू हैव अ हायर जीडीपी। एंड व्हाई कनाडा? बिकॉज कनाडा अपने आप में एक बहुत ही वीक कंट्री है। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यूएस जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली। और ये सब तो फिर भी फेयरली डेट रिपेमेंट की बात हो गई, लेकिन ट्रंप जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, इन सब कंट्रीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। दैट कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग, बिकॉज दीज आर द कंट्रीज हु आर द हाईएस्ट लेंडर टू द यूएस। और अगर बैंक मेरे साथ डेट रिस्ट्रक्चरिंग करती है तो वो दो ही केस में करेगी। एक कि भाई मैं डेट रिपे नहीं कर पा रहा हूं यार, लाचार आदमी हो गया, तो बैंक बेचारा अब क्या ही करेगा, बेटर है कि वो थोड़ा सा मुझे रिलैक्सेशन दे दे सो दैट मैं कुछ पैसा तो पे कर पाऊं। But in that case, me or maybe the US here will look weak. The other way the bank can do restructuring is when I am the mafia and I am forcing it to do it. और ये बेचारे ओवर डिपेंडेंट कंट्रीज, ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है इनके पास। तो या यूएस इज अपियरिंग लाइक ए माफिया बट द रीजन इज टू रीपे द डेट। और ये कंट्रीज के ऊपर प्रेशर तो ये कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा प्रेशराइज तो ट्रम्प शायद जेरोम पावेल को कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पावेल। इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो यही है कि यूएस गवर्नमेंट का जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बिल्स है उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है फेड के इंटरेस्ट रेट से। दूसरा ये है कि देखो, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स है, जो कंपनीज है, उनको भी बोरो करने में ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। बिकॉज इफ आई एम एन इन्वेस्टर और अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी मुझे एक्स अमाउंट पे कर रही है और इक्विवेलेंट अमाउंट अगर मुझे यूएस गवर्नमेंट भी पे कर रही है, तो मैं गवर्नमेंट की तरफ दौड़ूंगा ना, मैं ज्यादा ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदने जाऊंगा रेदर देन गिविंग माई मनी टू अ कॉर्पोरेट और टू अ कंपनी। सो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। सो ये जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है ट्रंप, उसमें आसानी होगी। एंड ट्रंप इज वेल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। ही नोज कि आगे चल के फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूएस में इन्फ्लेशन 3% से ऊपर रहेगा एंड ही इज क्वाइट अ बिट फाइन विद इट। नॉट जस्ट फाइन, ही वांट्स दिस। जेरोम पावेल ने भी रिसेंटली अपने इंटरव्यू में एक साइन दिया है कि ही इज गोइंग टू कट द रेट्स डिस्पाइट फीलिंग द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। सो दिस इंडिकेट्स कि फेडरल रिजर्व अब अपने जो कोर काम है इन्फ्लेशन को मेंटेन करना, उससे हट के अब यूएस गवर्नमेंट के साथ हाथ में हाथ मिला के इंटरेस्ट रेट को कम करने वाला है, इन्फ्लेशन को हाई रहने देने वाला है। मतलब दीज आर द अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लेट अवे द डेट। So that's why I feel Trump is not really a madman, rather somebody who understands and also feels this debt problem really well and has the intention to fix it. Although उसके कुछ steps हैं जो थोड़े कम समझ में आते हैं, जैसे why has he come up with this big beautiful bill? Well, maybe because he will probably finance it more through printing money or by tariffs rather than through debt financing. This could be one of the potential reasons. Second, another step that confuses me is कि भाई वो फिर मैन्युफैक्चरिंग के कोर स्टेप्स पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? वो सिर्फ टैरिफ लगाया जा रहा है, बट क्या वो अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के पीछे लगा है? अभी तक तो नहीं, बट मे बी ही विल डू इट लेटर ऑन। लेकिन अभी अभी ये इंडिया के पीछे क्यों लगा है यार? इसका तो मैं कोई सेंस ही नहीं बना पा रहा हूँ। मे बी इट कुड बी समथिंग पर्सनल, आई डोंट नो।
But all these other steps, like threatening the allies to make them spend more on defense, to take money from them so that they can invest in the US, then to threaten its biggest creditor, being okay with inflation, then rather than focusing on fairness, focusing more on deficit, all these steps make sense once you look at them from the lens of debt repayment. By taking these steps, US will no longer remain the headmaster of the world, and US knows it, US actually wants it. What US does not want is somebody else to become the headmaster. As long as US remains the strongest teacher in the school or in the world school, US is quite okay with it. US will probably try to become the headmaster again in future, that we will see. But at this moment, US also knows that nobody else can become the next headmaster. If you like what you see, please like, share and subscribe. I'll see you in the next video of Economic Talks. Thank you very much for watching.